हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? सब मस्त हैं। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे अलाउंसेस। ये एड ऑन बेनिफिट है, राइट? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पैसे देता है कि ये बेनिफिट तुम खुद से मैनेज कर लो, इसी को कहा जाता है अलाउंसेस। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ हाउस रेंट अलाउंस, HRA। लेकिन उससे पहले ठीक से अलाउंसेस तो समझ लें। अगर एम्प्लॉयर आपको हर महीने 10,000 रुपए दे दे और बोले कि कभी भी आपको सर्दी, खांसी, मलेरिया और आजकल जो ज्यादा फैली हुई बीमारी है लवेरिया, तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। हो जाए तो आप खुद से अपना इलाज करा लेना। ये लो 10,000 रुपए हर महीने। तो इसे कहा जाता है अलाउंसेस। एक्चुअल में जब आपको अलाउंस मिलता है तो जरूरी नहीं है कि आपका खर्चा हो। ऐसा भी तो पॉसिबल है कि मुझे सर्दी, खांसी, मलेरिया वगैरह हुआ ही नहीं, तो 10,000 रुपए पूरे जो एम्प्लॉयर ने दिए थे वो बच गए। ऐसा भी पॉसिबल है कि आपको सर्दी खांसी हुई और आपके इलाज में 10,000 नहीं 50,000 रुपए खर्च हो गए। तो अलाउंसेस एक लमसम अमाउंट होता है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे देता है। जरूरी नहीं है कि खर्चे हों, हो सकता है खर्चे हों और वो ज्यादा भी हो जाए, राइट? तो यही हमें अलाउंसेस पढ़ने हैं कि किन किन बेनिफिट्स के लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पैसे देता है, उसमें से क्या एग्जेम्पशन मिलती है और कितना हिस्सा टैक्सेबल होता है। ऑब्वियसली एग्जेम्पशन, हमें ये अलाउंसेस क्यों पढ़ने की आवश्यकता है? क्योंकि जितना अलाउंस मिल रहा है अगर वो पूरा पूरा टैक्सेबल होता तो शायद कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर जो अलाउंसेस मिल रहे हैं वो पूरे एग्जेम्प्ट होते तो भी कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जब अलाउंसेस एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है तो कुछ हिस्सा एट टाइम्स एग्जेम्प्ट होता है और कुछ हिस्सा टैक्सेबल होता है, इसीलिए हमें ये अलाउंसेस पढ़ने की आवश्यकता है। कुछ और अलाउंसेस के नाम ले लेते हैं। जैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पैसे देता है कि तुम घर से ऑफिस और ऑफिस से घर जाने आने का भाड़ा मैनेज कर लेना, ये लो 5,000 रुपए महीना। दिस इज अगेन एन अलाउंसेस, राइट? एम्प्लॉय ना बहुत जल्दी मॉर्निंग में आता है, सुबह 6 बजे ही ऑफिस आ जाता है, तो घर से लंच बनवा के नहीं ला पाता है। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पैसे देता है कि ये लो 3,000 रुपए महीना या 6,000 रुपए महीना और तुम लंच खरीद के खा लिया करो अपना। तो ये क्या है? अगेन एन अलाउंसेस। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जब भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पैसे देता है कि ये बेनिफिट तुम खुद से मैनेज कर लो अपने लिए, तो उसे हम कहते हैं अलाउंसेस। सबसे पहला अलाउंस जो हम सीखने जा रहे हैं वो है हाउस रेंट अलाउंस। इसका मतलब क्या है? एम्प्लॉय के पास ना मकान नहीं है, घर नहीं है उस जगह पे रहने के लिए जहां पे वो जॉब कर रहा है, नौकरी कर रहा है। तो एम्प्लॉयर कहता है कि तुम्हारे पास घर नहीं है रहने के लिए, कोई बात नहीं, ये लो 15,000 रुपए महीना और किराए पे अपने लिए एक घर मैनेज कर लो, राइट? ताकि तुम वहां रहो और ऑफिस का काम धाम भी, ऑफिस आना जाना भी हो सके, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आप वाराणसी से हो और आप दिल्ली जॉब करने जा रहे हो, तो दिल्ली में तो आपके पास घर है नहीं, तो एम्प्लॉयर क्या करेगा? आपको हाउस रेंट अलाउंस भी पे करेगा, राइट? जरूरी नहीं है कि ये सब पे होता हो, अगर पे होता है तो टैक्सेबल क्या है, एग्जेम्प्ट क्या है, ये हम सीखने जा रहे हैं। तो एम्प्लॉयर हो सकता है आपको क्या पे कर रहा हो? हाउस रेंट अलाउंस, कि ये लो 15,000 रुपए महीना और किराए पे अपने लिए घर मैनेज कर लो। अच्छा, क्या जरूरी है कि आपको किराए का मकान 15,000 में ही मिल जाए? जरूरी नहीं है। हो सकता है आपको किराए पे मकान 20,000 का मिल रहा है, ठीक है, हो सकता है 10,000 में मिल जाए, और हो सकता है आप तो नाना जी के घर में या मामा जी के घर में रहते हो, फोकट का रहते हो, फोकट का खा रहे हो, और फिर भी एम्प्लॉयर आपको क्या दे रहा है? हाउस रेंट अलाउंस। तो ये भी पॉसिबल है, राइट? तो इन सभी सिनेरियो में टैक्सेबल पोर्शन क्या होता है यही बात हमें समझनी है, एग्जेम्प्ट पोर्शन क्या होता है यही समझना है। आइए देखते हैं। हाउस रेंट अलाउंस, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्ट। जो इनमें सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सबसे पहले कहता है HRA एक्चुअली रिसीव, जितना HRA आपको मिला, जो भी मिला 15,000 रुपए महीना। दूसरा है रेंट पेड लेस 10% ऑफ सैलरी, कहता है जितना आप भाड़ा दे रहे हो, किराया दे रहे हो, उसमें से 10% ऑफ द सैलरी लेस कर दो। अच्छा, ये हो गई दूसरी लिमिट। तीसरी लिमिट क्या है? 50% ऑफ द सैलरी इफ द हाउस taken on rent is situated in Kolkata, Chennai, Delhi and Mumbai, और 40% of salary for other cities। इसका क्या मतलब है कि अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में हो तो 50% ऑफ द सैलरी तीसरी लिमिट है, और अदरवाइज 40% ऑफ द सैलरी इज द थर्ड लिमिट। अच्छा, अब ऐसा क्यों किया जा रहा है? जनरली अगर आप मेट्रोपॉलिटन शहर में होगे तो किराया ना बहुत ज्यादा होता होगा, तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि आपकी एग्जेम्पशन भी थोड़ी ज्यादा हो जाए।
आप ध्यान दीजिए, ये 3 पॉइंट हैं, तीनों में से जो सबसे कम होगा वो क्या बन जाएगा, आपका एग्जेम्पशन, राइट। तो अगर ये तीनों पॉइंट में कुछ गवर्नमेंट बढ़ा दे आपका, तो एग्जेम्पशन भी तो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, राइट। तो गवर्नमेंट यहां पे कोशिश कर रही है कि अगर आप मेट्रोपॉलिटन शहर में हो तो आपको एग्जेम्पशन थोड़ा सा ज्यादा मिलने के चांसेस रहें, तो इसलिए 50% ऑफ द सैलरी इज द थर्ड लिमिट, वेयर एज इफ यू आर नॉट इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी तो 40% ऑफ द सैलरी विल बी योर थर्ड लिमिट। तो एक बार रिपीट करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, व्हाट आर द लिमिट्स। Number 1, HRA actually received. Number 2, rent paid minus 10% of salary. And third is 50% of salary or 40% of salary. चलिए एक बात और बताते हैं, recently there has lot many suggestion to finance ministry कि बैंगलोर को भी मेट्रोपॉलिटन में कंसिडर कर लिया जाए फॉर दिस पर्पस एटलीस्ट। आप ऐसे मेट्रोपॉलिटन बोलो चाहे नहीं बोलो फर्क नहीं पड़ता, इनकम टैक्स में इस प्रोविजन के लिए सेक्शन 1013A जो हम कर रहे हैं उसके लिए बैंगलोर को भी मेट्रोपॉलिटन कंसीडर कर लिया जाए, क्योंकि वहां भी किराया बहुत ज्यादा है और आपको भी पता है कि बैंगलोर इस समय आईटी हब बन चुका है, ठीक है। और आज जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो सभी आईटी बेस्ड ही हैं। इवन हम लोग भी जो एक कंपनी है एडटेक कंपनी, राइट, हम लोग एजुकेशन दे रहे हैं बट विथ टेक्नोलॉजी, राइट। तो टेक्नोलॉजी का कंटेंट बहुत ज्यादा आज की तारीख में बढ़ चुका है, टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज बहुत ज्यादा हो चुकी हैं और बहुत सारे लोग बैंगलोर में यहाँ जॉब कर रहे हैं इस समय जो बाहर से हैं। तो गवर्नमेंट को ये सजेशन दिया जा रहा है कि बैंगलोर पे भी 50% वाला क्राइटेरिया लगा दिया जाए। बस ये जनरल नॉलेज के लिए आपको बताया, फिलहाल ऐसा नहीं है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई इसके लिए 50% ऑफ सैलरी, अदरवाइज 40% ऑफ द सैलरी है, ठीक है। अब सैलरी का मतलब क्या है, यहां पे वर्ड सैलरी यूज किया गया, यहां पे वर्ड सैलरी यूज किया गया, तो सैलरी का मतलब क्या है, बिकॉज अभी तो एचआरए की कैलकुलेशन हमने की ही नहीं। एचआरए एग्जेम्प्ट कितना है कैलकुलेट कर लेंगे, घटाने के बाद एचआरए टैक्सेबल आएगा, तो एचआरए भी तो सैलरी में ऐड होगा। तो अभी ये सैलरी का मतलब क्या है, तो आपने देखा है हर जगह सैलरी की एक स्पेसिफिक डेफिनेशन दी गई है। जब भी कोई एग्जेम्पशन कैलकुलेट कर रहे हैं, चाहे आप ग्रेचुटी की कर रहे थे, पेंशन की कर रहे थे, लीव इनकैशमेंट की कर रहे थे, एवरीवेयर यू फाउंड दैट देयर इज एन स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ सैलरी। सो व्हाट इज दैट डेफिनेशन ऑफ सैलरी हियर? मीनिंग ऑफ सैलरी, सैलरी इंक्लूड्स बेसिक, डीए अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट वाला, एंड कमीशन इफ इट इज फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। बेसिक, डीए अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट और कमीशन इफ इट इज फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, मतलब वेरिएबल कमीशन, टर्नओवर बेस्ड कमीशन, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये कि सैलरी शैल बी डिटरमिन्ड ऑन ड्यू बेसिस। अब इसका क्या मतलब है? अच्छा, ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है कि सैलरी ड्यूरिंग द ईयर ड्यू हुई 12 महीने की लेकिन आपको रिसीव हुई सिर्फ 10 महीने की? बिल्कुल पॉसिबल है। तो क्या यहां पे जो 10% ऑफ द सैलरी है या 50% ऑफ द सैलरी है, इसमें कौन सी सैलरी लेंगे? ड्यू बेसिस वाली सैलरी लेंगे। जैसे मान लीजिए सैलरी ड्यू हुई 12 महीने की लेकिन आपको रिसीव हो गई 15 महीने की, पॉसिबल है कि नहीं? हाँ। तो सैलरी की इनकम टैक्सेबल कौन सी होती है? ड्यू और रिसिप्ट, व्हिचएवर इज अर्लियर। रिसिप्ट यहां पे ज्यादा है तो रिसिप्ट टैक्सेबल हो जाएगी, लेकिन जब ये एग्जेम्पशन कैलकुलेट करेंगे ना तो सैलरी 12 महीने की लीजिएगा, ये बताना चाह रहा है। कह रहा है एक्चुअल में आप सैलरी कौन सी टैक्सेबल बनाते हैं, ड्यू और रिसिप्ट, व्हिचएवर इज अर्लियर, वो सब छोड़ दीजिए। यहाँ पे जब एग्जेम्पशन कैलकुलेट करोगे और एग्जेम्पशन कैलकुलेट करते समय जो 10% ऑफ द सैलरी, 50% ऑफ द सैलरी आप यहाँ पे कंसीडर करोगे, वो कौन सी सैलरी होगी? कह रहा है वो ड्यू बेसिस वाली सैलरी लेना। नेक्स्ट बात, एग्जेम्पशन इज गिवन ओनली फॉर दैट पीरियड फॉर विच द हाउस इज टेकन ऑन रेंट। एग्जेम्पशन आपको उसी पीरियड का मिलेगा जिस पीरियड में आपने मकान किराए पे लिया। फॉर एग्जाम्पल, आप दिल्ली गए, ठीक है, तो आप वाराणसी से दिल्ली गए हो, तो एम्प्लॉय ने कहा भाई तुम्हारे पास घर है क्या यहाँ पे रहने के लिए? आपने कहा नहीं भाई घर नहीं है, उसने आपको एचआरए दिया। लेकिन फिर उसके बाद एचआरए तो आपका तय हो गया, लेकिन आप गए मामा जी के यहाँ, मामा जी से कहे कि मैं दिल्ली आया हूँ, कुछ दिन आपके घर में रहूंगा जब तक कहीं कुछ अपने लिए घर वर ना देख लूँ। तो मामा जी ने कहा ठीक है बेटा रह ले तब तक, ठीक है। आप मामा जी के यहाँ रहना शुरू कर दिए और 4 महीने तक मामा जी का घर खाली नहीं किए, ठीक है। तो ये 4 महीने तक आपने किराया नहीं दिया, तो ध्यान दीजिएगा जितना एचआरए मिला इस 4 महीने का वो पूरा टैक्सेबल होगा। उसके बाद मामा जी को बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि बेटा बस अब बहुत हो गया, ठीक है, तुमने कहा था 2-4 दिन रहेंगे, देखते देखते 4 महीना हो गया है, अब तुमको यहां पे मैं नहीं रख सकता, ठीक है। अब आपको निकलना पड़ा और अब आप किराया देने लग गए हो।
बाकी के 8 महीने साल में आपने किराया भी दिया, तो इस 8 महीने में ही आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। मतलब जो 4 महीने का आपका एचआरए था, मतलब 15,000 रुपया पर मंथ अगर मिल रहा था, तो 15,000 इंटू 4 60,000, ये पूरा टैक्सेबल है। अब बचा 8 महीने का, और 15,000 इंटू 8 महीना कितना हुआ? 1,20,000 रुपए। 1,20,000 रुपए में से अब आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। ठीक है, तो यही बता रहा है कि एग्जेम्पशन इज गिवन ओनली फॉर दैट पीरियड फॉर विच द हाउस इज टेकन ऑन रेंट। अगर आपने साल भर किराए पे नहीं लिया तो आपको एग्जेम्पशन कुछ भी नहीं मिल पाएगी, किराया होना चाहिए। आइए इस बात से समझ लेते हैं, कैलकुलेशन देखिए। एचआरए एक्चुअली रिसीव कितना था आपका? 15,000 रुपये महीना, यानी 1,80,000। दूसरा कहता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड कितना है? अंडा, आपने तो कुछ दिया ही नहीं किराया, माइनस 10% ऑफ सैलरी, जो भी हो एक्स अमाउंट। ठीक है, तो अंडा माइनस एक्स, तो माइनस पे फिगर नहीं होगी, वो जीरो ही रखी जाती है। जब भी एग्जेम्पशन आती है तो एग्जेम्पशन माइनस में नहीं हो सकती। ठीक है, और एग्जेम्पशन कभी इनकम से ज्यादा भी नहीं हो सकती। एग्जेम्पशन हैज टू बी ए पॉजिटिव फिगर, ये ध्यान दीजिएगा। और दूसरा, कभी भी इनकम से ज्यादा एग्जेम्पशन नहीं होगी। मान लीजिए आपकी इनकम ही है 5 लाख रुपया, तो क्या एग्जेम्पशन 5 लाख 1 रुपया हो सकता है? नहीं, एग्जेम्पशन के नेवर एक्सीड इनकम एंड एग्जेम्पशन हैज टू बी पॉजिटिव। इतना ध्यान रखेंगे आप हमेशा, ये यूनिवर्सल कानून है, ये यूनिवर्सल लॉ है पूरे इनकम टैक्स के लिए। तीसरी बात, 50% ऑफ द सैलरी, ये भी कुछ ना कुछ अमाउंट आएगा ही, एक एक्स अमाउंट। तो इन तीनों में लोअर क्या हो जाएगा? 1,80,000 अंडा एक्स, क्या होगा? अंडा इज द लोअर अमाउंट। एग्जेम्पशन कितनी हुई? 0। ठीक है, तो किराया पे होगा तभी एग्जेम्पशन मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। आप नाना मामा के घर में रह लिए तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, आपको पूरा पैसा टैक्सेबल हो जाएगा एचआरए का। Therefore, HRA and salary are taken only for that period during which the house is taken on rent. अब क्या कह रहा है? कह रहा है HRA, सैलरी, ये जितना भी कैलकुलेशन है। अब जैसे मान लीजिए आप 4 महीना मामा जी के यहाँ रहे और 8 महीना फिर आप किराए के मकान में रहे, तो जब एग्जेम्पशन कैलकुलेट होगी तो HRA एक्चुअली रिसीव्ड ये क्या महीने का लेंगे? 8 महीने का लेना, 8 मंथ का। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो रेंट पेड तो 8 महीने का था ही आपका, माइनस 10% ऑफ सैलरी करोगे तो सैलरी भी 8 महीने की लोगे, 8 महीने की सैलरी का 10%। या 50% ऑफ द सैलरी कितने महीने का? 8 महीने की सैलरी का 50%। पूरा साल भर की सैलरी उठा के 50% नहीं कर देना, क्योंकि जितने पीरियड आपने मकान किराए पे लिया ही नहीं उतने पीरियड की एग्जेम्पशन है ही नहीं। और अगर आपने 12-12 महीने का ये सब फिगर ले लिया तो ये फिगर बड़ी हो जाएगी और आपकी एग्जेम्पशन बड़ी हो जाएगी। ये फिगर जितनी 1 2 3 छोटी रहेगी, एग्जेम्पशन उतनी छोटी होगी ना। तो एग्जेम्पशन आपको उस पीरियड का नहीं दिया जाना है जिस पीरियड में आपने किराए पे मकान नहीं लिया था। चलिए एक बात समझने की कोशिश करते हैं कि इफ वी हैव टू कैलकुलेट हाउस रेंट अलाउंस एग्जेम्पशन, व्हाट आर द आइटम्स रिक्वायर्ड, हमें क्या क्या चीजों की फिगर चाहिए। ठीक है, चलिए लिखने की कोशिश करें। फिगर्स रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट HRA एग्जेम्पशन। ठीक है, HRA की एग्जेम्पशन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या फिगर रिक्वायर्ड है। नंबर 1, अब यहां पे देखते रहिए। पहला कहता है, पहले इसको क्लीन करें। पहला कहता है आपको क्या क्या चाहिए? HRA एक्चुअली रिसीव, तो हमें HRA का अमाउंट जानना है भाई, HRA कितना मिला। ठीक है, दूसरा क्या जानना है? रेंट पेड जानना है। ठीक है, दूसरा रेंट पेड जानना है। तीसरा क्या जानना है? तीसरा जानना है हमें सैलरी, मतलब कौन कौन सी फिगर चाहिए ताकि हम HRA की एग्जेम्पशन कैलकुलेट कर पाए। 10% ऑफ द सैलरी लेना है, यानी हमें सैलरी चाहिए। ठीक है, और सैलरी का कौन सा कंपोनेंट? सिर्फ 3 कंपोनेंट मिला के, बेसिक, DA रिटायरमेंट बेनिफिट वाला, और तीसरा चीज कमीशन परसेंटेज ऑन टर्नओवर वाला। ये तीनों को जोड़ के चाहिए हमको, ये सैलरी चाहिए। और कुछ चाहिए क्या? फिर उसके बाद कह रहा है 50% ऑफ सैलरी, तो सैलरी तो हो ही गया। इफ द हाउस इज सिचुएटेड इन, सिचुएटेड कहाँ पे है हाउस, ये भी जानना होगा, क्योंकि अगर सिचुएटेड मेट्रो में है तो फिर 50 लेना है, नहीं तो 40% लेना है। तो लोकेशन ऑफ द हाउस भी जानना है। ये 4 चीज जानना है। ठीक है, अच्छा आप एक बात बताइए मुझे, लोकेशन ऑफ द हाउस पे ये क्वेश्चन आपसे कर रहा हूं। मान लीजिए मैं दिल्ली में जॉब करता हूं, ठीक है, लेकिन मेरी जो जॉब लोकेशन है वो समझ लिए दिल्ली गुड़गांव के ऑलमोस्ट बॉर्डर पे ही है।
मैं जॉब वैसे दिल्ली में करता हूँ, ठीक है, वो एरिया दिल्ली ही कहलाता है, लेकिन मैंने जो फ्लैट लिया हुआ है किराए पे वो गुड़गांव में लिया हुआ है। आज का नाम ले लेते हैं, गुरुग्राम में लिया हुआ है। तो जॉब कहाँ कर रहे हैं? दिल्ली, और फ्लैट कहाँ लिया है? गुरुग्राम में। अब आप मुझे ये बताएंगे कि क्या होने वाला है ऐसी सिचुएशन में, मुझे 50% मिलेगा या 40% मिलेगा तीसरी लिमिट में? तो व्हाट यू हैव टू टेक केयर इज, आप नौकरी कहां कर रहे हैं दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, आपका हाउस कहां सिचुएटेड है दैट इज इंपॉर्टेंट। हाउस टेकन ऑन रेंट इज सिचुएटेड है, हाउस टेकन ऑन रेंट इज सिचुएटेड है, जो किराए पे मकान लियो वो कहां सिचुएटेड है? वो गुरुग्राम में सिचुएटेड है, तो आपको मिलेगा 40%। उल्टा कर देते हैं केस, मान लीजिए आप नौकरी गुरुग्राम में कर रहे हो, ठीक है, और फ्लैट दिल्ली में ले लियो, कितना मिलेगा आपको? 50% ऑफ द सैलरी। बात समझ में आ गई? तो एग्जाम में ये कंफ्यूज करने के लिए आपको ये सब डाल देता है, नौकरी कहीं और करा देता है, फ्लैट कहीं और दिलवा देता है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, फ्लैट कहां सिचुएटेड है उसके हिसाब से आपको डिडक्शन मिल रही है, नौकरी कहां कर रहे हो उसके हिसाब से नहीं मिल रही है। किराए पे मकान कहां पे लियो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, अब देखिए समझने की कोशिश कीजिए कि ये 4 कंपोनेंट से हम एचआरए की एग्जेम्पशन कैलकुलेट करते हैं। अगर ये चारों कंपोनेंट में से कोई भी बात बदल जाती है, ठीक है, तो एचआरए की एग्जेम्पशन की कैलकुलेशन भी बदल जाएगी। मान लीजिए एचआरए मेरा चल रहा था 6,000 रुपए महीना, और फिर एचआरए हो गया मेरा 8,000 रुपए महीना। तो जब तक 6,000 था तब तक एक कैलकुलेशन एग्जेम्पशन की कुछ और आएगी, और जब 8,000 हो जाएगा तो कुछ और आएगी। मैं समझाता हूं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, और अगस्त से लेके मार्च का ये रहा फिगर। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस समय मेरा एचआरए था, मान लेते हैं 6,000 रुपये पर मंथ, और फिर हो गया मेरा एचआरए 8,000 रुपये पर मंथ, ठीक है। रेंट पेड, किराया तो मैं उतना ही दे रहा था, 5,000 पर मंथ यहाँ भी दे रहा था, 5,000 रुपये पर मंथ यहाँ भी दे रहा था। सिर्फ मेरा एचआरए बदला, एम्प्लॉयर ने ना मेरा एचआरए अगस्त से बदल दिया, ठीक है। सैलरी मेरी कितनी थी? सैलरी मेरी 25,000 रुपये पर मंथ यहाँ भी थी, और 25,000 रुपये पर मंथ यहाँ भी थी, ठीक है। लोकेशन ऑफ द हाउस, हाउस कहाँ पे? मेट्रो में अगर हम करेंगे तो 50% हो जाएगा, नॉन मेट्रो करेंगे तो 40% ही रहेगा। तो चलिए नॉन मेट्रो ही कर लेते हैं, वाराणसी कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये कैलकुलेशन कैसे होगी। पहला क्या है, अब हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, अप्रैल टू जुलाई का हमारा कैलकुलेशन भी अब ऐसे ही होगा। अब हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, हम लिखेंगे लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। चलिए 4 महीने का अलग कर देंगे, 8 महीने का अलग कर देंगे, ठीक है। अप्रैल टू जुलाई, अगस्त टू मार्च। ए, एचआरए एक्चुअली रिसीव्ड, एचआरए एक्चुअली रिसीव्ड कितना है बताइए? 6,000 इंटू 4, 24,000, और यहाँ 8,000 इंटू 8, 64,000, ठीक है। बी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब ध्यान दीजिएगा, पहले कॉलम में 4 महीने का ही सारा चीज़ रहना चाहिए। 4 महीने का रेंट पेड कितना है? 5,000 इंटू 4, ठीक है, माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी कितनी? 10%, 25,000 इंटू 4, 25,000 इंटू 4 हो गया 1,00,000, 1,00,000 का 10% हो गया 10,000, और 20,000 माइनस 10,000 ये आएगा 10,000। यहाँ पे होगा रेंट पेड तो वही है 5,000 इंटू 8 माइनस 10% ऑफ 25,000 इंटू 8, 25,000 इंटू 8 हो गया 2,00,000 रुपया, 2,00,000 का 10% 20,000, 20,000, 40,000 माइनस 20,000, 20,000 आ गया। सी है
50% ऑफ सैलरी और 40% ऑफ सैलरी, वाराणसी है इसलिए 40% ऑफ सैलरी हो जाएगा। 40% इंटू 4 महीने की सैलरी 1 लाख रुपया, और यहाँ 40% ऑफ 2 लाख रुपया 8 महीने की सैलरी, तो ये हो गया 40,000 और यहाँ हो जाएगा 80,000। ठीक है, तो एग्जेम्प्ट कितना हो गया देख लीजिए, एग्जेम्प्ट हो गया लीस्ट 10,000 और यहाँ हो गया 20,000। अब HRA टोटल में आपको रिसीव कितना हुआ है, 88,000। ठीक है, लेस एग्जेम्प्ट ये हमने जोड़ दिया 6,000 4 महीने और 8,000 8 महीने। ठीक है, 88,000 लेस कर दीजिए एग्जेम्प्ट, कितना हुआ एग्जेम्प्ट 10,000 और 20,000, ये एग्जेम्प्ट है, देखो ये 10,000 और ये 20,000 एग्जेम्प्ट है, 30,000 रुपये एग्जेम्प्ट हो गया। तो टैक्सेबल कितना हो गया, टैक्सेबल HRA 58,000। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई भी चीज बदली नहीं होती, साल भर चारों चीजें कांस्टेंट होती, ये 4 फैक्टर हैं, ये चारों फैक्टर अगर साल भर कांस्टेंट रहेंगे तो ऐसे केस में हम इंटू 12 करके एक बार में ही निकाल लेंगे, राइट। अदरवाइज अगर ये बीच बीच में बदलेंगे तो आपको भी अकॉर्डिंगली क्या करना पड़ेगा, बदलते रहना पड़ेगा। क्या इसमें ऐसा भी हो सकता था कि HRA 6,000 और 8,000 हुआ, लेकिन रेंट पेड मेरा 6 महीने तक 5,000 चला, फिर उसके बाद रेंट पेड मेरा 6,000 हो गया, पॉसिबल है। तो अब ऐसे में क्या होता, पहले 4 महीने तक सारी चीज कांस्टेंट, फिर 2 महीने बीच वाला जिसमें अब वो चेंज हो गया आपका HRA चेंज हो गया लेकिन किराया चेंज नहीं हुआ, वो 2 महीना होता है। और फिर तीसरा वाला होता है जिसमें HRA और किराया दोनों चेंज हो गया, तो हमको 3 बार स्प्लिट करना पड़ता है। ये मैं आपको समझाऊं ये क्वेश्चन करके फिर से, 3 बार स्प्लिट कब होगा, चलिए देखिए। तो ये बीच बीच में अगर चेंज होगा तभी आपको ये पीरियोडिकली कैलकुलेशन करना पड़ता है, नहीं तो एनुअल कैलकुलेशन आप एक बार में कर सकते हैं। एक बात और बताता हूं आपको, देखिए व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ टेकिंग क्लासेस फ्रॉम मी। शायद अगर आप कोई और क्लास कर रहे हो तो ये जो भी क्वेश्चन आपसे करा रहा है टीचर, वो सारे के सारे साल भर के ही कैलकुलेशन करा रहा है, और आप भी कह रहे हो हाँ मुझे तो सब समझ में आ रहा है। एक्चुअली वेराइटी क्या है, डेप्थ क्या है सब्जेक्ट की, ये तभी समझ में आता है जब आपके पास उन सब चीज़ों को देखने का मौका मिले। देखिए एजुकेशन क्या चीज़ है, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि टीचर ने 4 बॉल फेंकी, मैंने 4 पकड़ ली, तो इसका मतलब है मुझे सब अच्छा समझ में आ रहा है और टीचर बहुत ही ग्रेट है क्योंकि उसने तो जितना बोला मुझे सब समझ में आया। मैं कहता हूं ये अच्छी पढ़ाई नहीं है। जो एजुकेशन आप कर रहे हैं ना, उसमें अगर टीचर सारी बॉल फेंक रहा है तो आपको सारी पकड़ में आएगी नहीं, ये एजुकेशन का लेवल वो है। क्योंकि अगर आपको सारी बॉल पकड़ में आ गई ना तो इसका मतलब है आपकी नॉलेज और मेरी नॉलेज एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अब बराबर हो गई है। इतना आपको कैसे आ जाएगा? एक्चुअल में टीचर वो है जो बॉल 4 नहीं फेंक रहा है, 10 फेंक रहा है, और आपको 8 भी पकड़ में आ गई तो आप समझिए आपने दुगना सीखा है एज कंपेयर टू एनी अदर टीचर। आप समझ पा रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं? अगर मैं 10 बॉल फेंकता हूं ना और आपको 8 पकड़ में आती है तो आप समझ लीजिए कि आप यू आर वन अमंग द रैंक होल्डर्स, आपकी रैंक आने वाली है। 100% किसने कहा समझ लीजिए। सो डू नॉट इवैल्यूएट टीचिंग विद द पर्सपेक्टिव कि आपको जितना बताया जाए उतना आना चाहिए। सामने वाला टीचर बॉल ही 4 फेंकेगा तब तो 4 आपको पकड़ में आएगी ही आएगी। ठीक है, जैसे जनरली आप देखेंगे किसी भी मॉड्यूल में, किसी भी बुक में या किसी और टीचर की क्लासेस देखेंगे तो यू विल फाइंड कि उन्होंने क्या कर रखा है कि HRA रिसीव्ड, ये सब कुछ कांस्टेंट, उन्होंने चेंज हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, ऐसी बात भी नहीं की। अब सिंस ये बात ही नहीं की तो बच्चों के दिमाग में थोड़ी ना आ जाता है ड्यूरिंग द ईयर चेंज हुआ है तो क्या होगा। अरे क्या क्या हो सकता है, वो सारी वेराइटी भी दिखाने का काम किसका है? मेरा ही है। राइट, एंड देन यू अंडरस्टैंड द डेप्थ। तभी क्या होता है जब एग्जाम में चीजें आती है, अगर एक बच्चा कैलकुलेट कर दे, एक मतलब ड्यूरिंग द ईयर कुछ चेंज भी हुआ है और वो एक साथ कैलकुलेशन कर दे एग्जामिशन की, तो शायद एग्जामिशन गलत आ जाएगा। ठीक है, क्वाइट पॉसिबल था कि यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ पे HRA कर देते 4,000, तो पता या मतलब कुछ ऐसा कर देते जिसकी वजह से ये इंडिविजुअली कोई और चीज, यहाँ पे तो क्या हुआ
कि 20,000 ये 10,000 ये कम और 20,000 यहां पे कम, यही कम आया। लेकिन अगर किसी में ऐसा हो जाए कि एक में ए वाला कम हो जाए और जब दूसरे पीरियड का निकाल रहे तो सी कम हो जाए, ऐसा भी तो हो जाता है, तो इसीलिए अलग अलग निकालना पड़ता है और एक साथ आपको नहीं निकालना होता। वैसे तो इस वाली कैलकुलेशन में आप अगर एक साथ भी 12 महीने का निकाल देते तो आंसर सेम आता। पता है क्यों? क्योंकि दोनों ही केस में बी पॉइंट ही लोवेस्ट आया। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि आप स्प्लिट करके निकालते हो, किसी में ए पॉइंट लोवेस्ट आए, किसी में सी पॉइंट लोवेस्ट आए, तो अलग अलग तो ऐसा आया, लेकिन अगर आप एक साथ इकट्ठा करके निकाल देते ना तो आपका आंसर गड़बड़ हो जाता फिर। तो दिस इज वाई यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो। आइए एक एग्जाम्पल और लेते हैं और कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करते हैं। HRA अप्रैल टू जुलाई 4,000 पर मंथ, ठीक है। जुलाई टू मार्च 6,000 रुपये पर मंथ, ठीक है। रेंट अप्रैल टू सितंबर अप्रैल टू सितंबर 2,000 पर मंथ, और सितंबर टू अक्टूबर टू मार्च 5,000 पर मंथ। सैलरी ₹20,000 पर मंथ, ये मान लेते हैं, चलो बराबर रही है, ठीक है। और लोकेशन दिल्ली। तो अब देखिए कितने पीरियड तक सारी चीज कांस्टेंट है। अब देखिए अप्रैल टू जुलाई तक HRA मेरा 4,000 है, ठीक है। किराया मेरा 2,000 रहेगा अप्रैल टू जुलाई, ठीक है। और बाकी चीज भी कांस्टेंट है। अप्रैल टू जुलाई हम एक ब्लॉक कर लेते हैं। फिर अगस्त सितंबर तक किराया जो है मेरा 2,000 था, सितंबर के बाद किराया भी चेंज हो जा रहा है, तो अगस्त सितंबर का हमको अलग निकालना पड़ेगा। अगस्त सितंबर का हमें अलग निकालना पड़ेगा, ठीक है। हम आपको इस तरीके इसी डाटा को अरेंज करके दिखाएं। हम क्वेश्चन को ही अरेंज कर रहे हैं। अप्रैल टू जुलाई, अगस्त सितंबर, अक्टूबर टू मार्च, ठीक है। तो HRA कितना होगा? HRA होगा यहाँ 4,000, यहाँ HRA होगा 6,000 और यहाँ HRA होगा 6,000। ये अगस्त टू मार्च लिखना था हमको, ठीक है। फिर HRA, फिर रेंट 2,000, यहाँ भी 2,000, यहाँ लेकिन रेंट हो गया 5,000। अब आप ये देख रहे हैं कि अगस्त सितंबर हमको अलग क्यों करना पड़ गया? क्योंकि यहाँ पे HRA तो 6,000 है, किराया 2,000 है, लेकिन अक्टूबर से मार्च में किराया फिर चेंज हो जा रहा है 5,000। सारी चीज कांस्टेंट होनी चाहिए। सैलरी 20,000, 20,000, 20,000, और लोकेशन, अब जैसे अभी और चेंज हो जाए, जैसे हम मान लीजिए बोल देते कि जनवरी में लोकेशन चेंज हो गई हाउस की, वो गुरुग्राम हो गया, तो अभी आप अक्टूबर टू दिसंबर करते, फिर जनवरी से फिर चेंज कर देते। हाँ, फिर जनवरी से अलग कैलकुलेशन हो जाती। दिल्ली दिल्ली दिल्ली। आई बात समझ में? अब कैलकुलेशन करिए, सॉल्यूशन करिए इसका। सॉल्यूशन, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जिम्प्ट। HRA actually received.
4 थाउजेंड इंटू 4 16,000, 6 दूनी 12, 2 महीने का, और यहाँ 6 महीने का 36,000, 6 36 बी रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड कितना, 4 महीने का, 4 दूनी 8,000 और माइनस 10% ऑफ सैलरी, 20,000 सैलरी है, 4 महीने की सैलरी होगी 80,000। 4 महीने की सैलरी कितनी होगी, 80,000, 80,000 का 10% 8,000, ये हो गया अंडा। ठीक है, फिर रेंट पेड 2 महीने का 4,000 और 10% ऑफ सैलरी 20,000 गुणे 2 40,000, 40,000 का 10% 4,000, 0। फिर यहाँ पे आइए, 20,000 इंटू 6, 5,000 इंटू 6 30,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी, 20,000 इंटू 6 1,20,000 का 10% 12,000, 12,000 तो ये कितना आ गया, 18,000। ठीक है, सी 50% ऑफ सैलरी। 4 महीने की सैलरी कितनी हो गई, 80,000 का 50% 40,000, 40,000 का 50% 20,000। 6 महीने की सैलरी 1,20,000 का आधा 60,000। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट, अंडा अंडा 18,000। ठीक है, तो 18,000 एग्जेम्प्ट हो गया। HRA रिसीव्ड, HRA रिसीव्ड कितना है, 16,000, 12,000, 36,000, 64,000 लेस एग्जेम्प्ट, 46,000 टैक्सेबल। ठीक है, तो यही बात यहाँ भी लिखी हुई है, कैलकुलेशन फॉर दैट पीरियड कैन बी मेड कलेक्टिवली ड्यूरिंग विच ऑल द फॉलोइंग आर सेम। अगर ये चारों सेम है, जितने पीरियड का उतने पीरियड का आप एक बार में निकाल लीजिए। अगर ये 12 महीने का सेम है तो एक बार में पूरे साल भर का निकल जाएगा, इंटू 12 12 करके, सब में इंटू 12 कर दीजिए और देख लीजिए लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग तीनों में से कौन सा है। राइट, चलिए कैलकुलेशन करनी होगी इलस्ट्रेशन 7 के लिए हमें। मिस्टर गिरी हु रिसाइड्स इन चेन्नई मेट्रोपॉलिटन है, गेट 6 लाख पर एनम एज बेसिक सैलरी। ओके, ही रिसीव्स 1 लाख पर एनम एज HRA। ये सब पर एनम में दिया हुआ है, पहले ही साल भर का दिया हुआ है। जनरली मैंने बताया भी था कि आपको मॉड्यूल्स में और जनरली टीचर भी क्या करते हैं, पर एनम वाले ही क्वेश्चंस कराते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने देखा है एग्जाम में पर मंथ वाली कैलकुलेशन आई है, ये सारे फिगर ड्यूरिंग द ईयर वो चेंज करा देता है ताकि चेक कर पाए कि टेक्निकली ये जो बात लॉ में बताई गई है इसके बारे में भी आपको पता है कि नहीं। ये पॉइंट सी वाली कि उतने पीरियड की कैलकुलेशन कलेक्टिवली की जाती है जितने पीरियड ये सेम होते हैं, तो इसको चेक करने के लिए वो ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम करता है एग्जाम में। फिर है रेंट पेड बाय हिम इज 80,000 पर एनम, ये भी फिगर पर एनम की है। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। चलिए आइए हम लोग खुद से कैलकुलेशन करेंगे। इलस्ट्रेशन 7, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। A, HRA actually received. How much is the HRA actually received? 1 लाख रुपीस। दूसरा कहता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड कितना है, 80,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी,
अच्छा, सैलरी का मतलब होता है बेसिक, डीए अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट और कमीशन वेरिएबल वाला। अब यहाँ पे बस बेसिक दिया हुआ है और फिर डीए के बारे में, कमीशन के बारे में नहीं बताया, तो हम मान लेंगे कि वो सब है ही नहीं, कंपनी देती ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन में जितनी चीज है वहीं से आपको सारी चीज डिराइव करनी है, राइट। तो हम एज्यूम कर लेते हैं बाकी चीज है ही नहीं है, डीए दिया ही नहीं जाता है, कमीशन दिया ही नहीं जाता है, तो ठीक है 10% और 6 लाख हो जाएगा 60,000, तो ये आएगा 20,000 रुपया। और तीसरा क्या है, मेट्रो में है इसलिए 50% ऑफ सैलरी, चेन्नई में है ना 50% ऑफ सैलरी, तो ये हो जाएगा 50% इंटू 6 लाख, 3 लाख। तो एग्जेम्प्ट कितना हो जाएगा, एग्जेम्प्ट एचआरए, एग्जेम्प्ट हो जाएगा एचआरए तीनों का लोअर 20,000, ठीक है। एचआरए रिसीव्ड कितना है, 1 लाख, माइनस एचआरए एग्जेम्प्ट 20,000, तो एचआरए टैक्सेबल कितना हो जाएगा, 80,000। क्लियर है? Illustration 8. Mr. Gurvinder, who is posted in Delhi but resides in Noida. Posted in Delhi but resides in Noida. What is important? Noida. घर कहाँ पे है ये इंपॉर्टेंट है, नौकरी कहाँ करता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में। गेट्स 90,000 पर एनम एज बेसिक पे, ही गेट्स 13,500 पर एनम एज HRA, दो ही पेज 18,000 पर एनम एज रेंट। अच्छा, किराया ज्यादा दे रहा है 18,000 रुपया। During the previous year 23-24 he received 7,500 as advance salary for April 24। अच्छा, एडवांस सैलरी से कोई मतलब नहीं होता फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एग्जेम्पशन, तो ये इग्नोर कर देना है। कैन ही क्लेम द इंटायर अमाउंट ऑफ HRA एज एग्जेम्प्ट, क्या वो पूरा एग्जेम्प्ट क्लेम कर सकता है? तो पहले कैलकुलेशन करके देखना होगा ना, बिना कैलकुलेशन के कैसे बताएंगे बच्चों। आइए इलस्ट्रेशन 8 ए, HRA एक्चुअली रिसीव बताइए कितना है। HRA एक्चुअली रिसीव्ड 13,500 पर एनम एस HRA, ये एक साल का ही है 13,500, ठीक है ना। बी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, हाउ मच इज द रेंट पेड, हाउ मच इज द रेंट पेड, 18,000 एज रेंट माइनस 10% ऑफ 90,000 इज द एनुअल सैलरी। बेसिक पे यहाँ भी 90,000 बता रहा है, तो हम यही मानेंगे कि डीए क्वेश्चन में दिया नहीं है, कमीशन दिया नहीं, तो वो सब नहीं होगा, तो 9,000 रुपया ये हो गया। तीसरा क्या है, कहाँ रहता है, नोएडा में रहता है, ठीक है, तो 40% ऑफ सैलरी, ध्यान दीजिएगा, नोएडा में रहता है, जॉब दिल्ली में करता है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। 40% इंटू 90,000, 32,000, अरे 36,000, ठीक है, 40% 36,000, तीनों में से लोअर कितना है 9,000, तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा 9,000। टैक्सेबल कितना हो जाएगा भाई, मिला कितना है 13,500, उसमें से 9,000 एग्जेम्प्ट हो गया, तो टैक्सेबल हो गया 4,500। ठीक है, सो ये तो हो गई बात HRA की। अब एक दूसरे अलाउंस के बारे में जानना शुरू करते हैं, दैट इज एंटरटेनमेंट अलाउंस। व्हाट इज दिस एंटरटेनमेंट अलाउंस? एक्चुअली कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो अपने क्लाइंट्स को ना ऑफिस में नहीं बुलाती मीटिंग के लिए। वो कहती हैं कि इन क्लाइंट्स से अगर ऑर्डर लेना है, इनसे बिजनेस करना है, तो इनको खुश करना होगा, और वो उनको खुश करने के लिए बाहर डिस्को में, क्लब में, बार में वहां ले जाते हैं, वहां बैठ के उनको पहले खिलाते पिलाते हैं, ऐश कराते हैं थोड़ा, फिर उसके बाद बिजनेस की बात करते हैं, तो बिजनेस बन जाता है, राइट। उनको ऑफिस में बुला लेते हैं, मीटिंग करते हैं, तो बिजनेस बनता ही नहीं है, देखा गया है। तो कंपनी अपने कुछ एम्प्लॉइज को जो ये सब काम बहुत अच्छे से कर लेते हैं, बार वगैरह में ले जाना, क्लब में ले जाना
और उनको इंटरटेन करके ऑर्डर निकाल लेते हैं, तो उनको देती है कंपनी इंटरटेनमेंट अलाउंस कि ये लो, तुमको हर महीने 50,000 रुपये मिलेगा। जो भी कंपनी का क्लाइंट आएगा हम बता देंगे तुमको, उसको लेके क्लब में जाना, नचाना वचाना, खिलाना पिलाना और फिर ऑर्डर लेके चले आना उससे, राइट। तो जिन एम्प्लॉयज को ये एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है उसमें से कुछ डिडक्शन मिलती है। ध्यान दीजिएगा, ये पहली क्लास में सैलरी के आपको सिखाए थे कि बाकी सभी अलाउंसेस के रिस्पेक्ट में एग्जेम्पशन है, लेकिन एंटरटेनमेंट अलाउंस एक ऐसा अलाउंस है जो पहले पूरा ऐड किया जाता है ग्रॉस सैलरी में, और लास्ट में सेक्शन 16 के तहत जो डिडक्शन मिलती है ग्रॉस सैलरी से, वहां पे 3 डिडक्शन होती थी। कौन कौन सी? पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन, दूसरा एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन, और तीसरा प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन। वहां पे जाके आपको डिडक्शन मिलती है। तो वो डिडक्शन कितनी होती है, यही बात यहां पे सीखने जा रहे हैं आप। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस की एग्जेम्पशन नहीं है, डिडक्शन है सेक्शन 16 से फ्रॉम ग्रॉस सैलरी इन ऑर्डर टू अराइव एट नेट सैलरी। However, this deduction is available only and only to government employee. प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉयज को इसमें से डिडक्शन नहीं मिलती। अगर उन्हें जितना पैसा मिलता है वो पूरा पूरा उनके हाथ में टैक्सेबल होता है। Entertainment allowance is first included in salary income under the head salaries, ठीक है, and thereafter a deduction is given from total salary, deduction, ठीक है, सेक्शन 16 के तहत। डिडक्शन कैन बी अवेल्ड ओनली इन द केस ऑफ ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है जिसमें बोलता है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एक एम्प्लॉय है, उसको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है। ध्यान दीजिए, प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज कर लिया, तुरंत एग्जेम्पशन भूल जाइए, कोई डिडक्शन भूल जाइए, डिडक्शन नहीं मिलेगी यहाँ पे। दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही मिलता है ये। द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट इज डिडक्टेबल। डिडक्शन भी बहुत छोटा सा है, पहला 5,000, ठीक है, और जो सबसे लोवेस्ट आएगा वही मिलेगा 5,000। 20% ऑफ बेसिक सैलरी, सिर्फ बेसिक सैलरी का 20%। हर जगह सैलरी की डेफिनेशन होती है सैलरी प्लस डी अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट, यहाँ कुछ नहीं। 20% ऑफ बेसिक सैलरी 5,000, 20% ऑफ बेसिक सैलरी और अमाउंट रिसीव्ड। इजी है, 5,000, 20% ऑफ बेसिक, अमाउंट रिसीव्ड। अच्छा, ये सब 5,000 रुपये, ये सब पर मंथ नहीं है, ये सब साल भर के लिमिट है पूरा। नोट, amount actually expended towards entertainment out of entertainment allowance is not taken into consideration. अच्छा, कितना पैसा आपका इंटरटेनमेंट में खर्चा हो गया इस बात से फर्क नहीं पड़ता। In the case of non-government employee, that is including employees of statutory corporation and local authority, entertainment allowance is not deductible. नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का एम्प्लॉई, इन सबको डिडक्शन नहीं मिलती, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई को ये डिडक्शन मिलती है, राइट। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 9 देखेंगे आप मेरे साथ अब। Mr. Rishi, a government employee, gets 2,40,000 per annum as basic pay. In addition, he receives 15,000 as entertainment allowance. His actual expenditure on entertainment for official purpose is 30,000. उसका एक्चुअल में खर्चा 30,000 रुपये लग गया इंटरटेनमेंट पे, इससे कोई मतलब नहीं होता। 3 ही चीज होती है, 5,000 रुपया, 20% ऑफ बेसिक पे, तीसरा अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड। कैन ही क्लेम द डिडक्शन ऑफ एक्चुअल अमाउंट स्पेंट बाय हिम ऑन एंटरटेनमेंट? क्या वो डिडक्शन एक्चुअल अमाउंट का कर सकता है? नहीं। No, I will tell you how much you can deduct. Let me do that. Illustration 9, ठीक है, list of the following is exempt. ये तो लिखते लिखते हम थक चुके हैं, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज exempt, अब मन नहीं करता, अब ABC सीधे करने का मन करता है। पहला है 5,000 रुपया, बी है 20% ऑफ बेसिक सैलरी, और तीसरा है अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड। तो 5,000 रुपया, अच्छा बेसिक का 20%, बेसिक कितना था? 2,40,000 का 20%, 48,000, 20% इंटू 2.4 लाख, और अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड कितना है? 15,000 रुपया। तो एग्जेम्प्ट कितना हो जाएगा? 5,000 रुपया। टैक्सेबल कितना हो जाएगा? 10,000 रुपया। 15,000 रुपया मिला है, 15,000 में से 5,000 घटा दीजिए। राइट। तो एग्जाम में बस यही ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए, जैसे यहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉय लिखा था, यहाँ पे लिख देगा एम्प्लॉय ऑफ ABC प्राइवेट लिमिटेड, समझ जाइए गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, कोई डिडक्शन मत दीजिएगा।
राइट। तो यहाँ पे मैंने भी देखिए क्या लिख दिया, एग्जेम्प्ट, हालांकि ये एग्जेम्प्ट नहीं है, ये है डिडक्शन। ठीक है, डिडक्शन 5,000 रुपये की मिलेगी, ये सब नहीं लिखने की जरूरत थी। ठीक है, डिडक्शन पहले तो हम 15,000 रुपये पूरा जोड़ेंगे ग्रॉस सैलरी में और बाद में 5,000 रुपये की डिडक्शन दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे एग्जामिशन वाली बात नहीं आती है। तो दैट्स ऑल, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करेंगे हम लोग ने आज की क्लास में 2 अलाउंसेस देखे, वन इज HRA एंड द अदर इज एंटरटेनमेंट अलाउंस। विल स्टॉप।